इतिहास की किताबों में हमने हमेशा राजा महाराजाओं, उनकी तलवारों और बड़े बड़े किलों की बातें ही पढ़ी हैं। बिल्कुल, लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम मौर्य साम्राज्य के एक ऐसे हिस्से पर बात करने वाले हैं जो शायद दुनिया का सबसे पहला और सबसे शानदार पब्लिक रिलेशंस यानी पीआर कैंपेन था। हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक की। उनका शासन सिर्फ जमीनें जीतने के लिए नहीं बल्कि विचारों को फैलाने के लिए जाना जाता है। तो चलिए सीधे उसी हिंसक और ऐतिहासिक घटना से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं जिसने हमेशा के लिए प्राचीन इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। 261 ईसा पूर्व के आसपास हुए कलिंग युद्ध की तबाही जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 1 लाख लोग मारे गए और करीब 1.5 लाख लोग बेघर हो गए। इतिहास के जानकार बताते हैं कि ये कोई आम बात नहीं थी। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले नंबर्स हैं ये, और यहीं से कहानी में वो बड़ा मोड़ आता है। इस खून खराबे ने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। कम्युनिकेशंस के नजरिए से देखें तो ये भारी आघात अशोक के शासन के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसी ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या असली ताकत का मतलब सिर्फ युद्ध जीतना है। और इसी सोच से निकलकर आया एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव। भेरी घोष की जगह धम्म घोष ने ले ली, यानी युद्ध के नगाड़ों के शोर की जगह अब शांति की आवाज गूंजने वाली थी। बिल्कुल, ये एक ऐसा पल था जहां एक बेहद ताकतवर शासक ने हिंसक विस्तारवाद को छोड़कर ये तय किया कि वो अब हथियारों से नहीं बल्कि विचारों और नैतिकता के दम पर लोगों के दिलों पर राज करेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये धम्म आखिर था क्या ये कोई नया धर्म था? तो इतिहास के एक्सपर्ट्स एकदम साफ बताते हैं कि नहीं, ये कोई नया स्टेट रिलीजन बिल्कुल नहीं था। एकदम सही कहा। ये असल में एक बहुत ही यूनिवर्सल मॉरल कोड था। एक ऐसी आचार संहिता जिसमें अहिंसा, समाज का कल्याण, बड़ों का सम्मान और हर धर्म को बर्दाश्त करने की बात थी। मकसद बड़ा ही साफ था। इतने बड़े साम्राज्य के अलग अलग धर्मों और जातियों के लोगों को एक साथ एक धागे में पिरो कर रखना। अगर हम इसे आज के एकेडमिक और कम्युनिकेशंस नजरिए से देखें तो ये अशोक की बहुत ही ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग थी। जरा सोचिए ना, पूरे भारत में फैले इतने विशाल साम्राज्य को सिर्फ सेना के डंडे से हाँकना तो नामुमकिन था, तो ये धम्म वो गोंद बन गया जिसने पूरे समाज को आपस में जोड़ दिया। ये लीडरशिप और गवर्नेंस का एकदम आउट ऑफ द बॉक्स और रेवोल्यूशनरी तरीका था। और इस नई शासन कला के सेंटर में था अशोक का पितृसत्तात्मक मॉडल। ऐतिहासिक नजरिए से सोचें तो ये विचार कितना क्रांतिकारी है। वाकई अशोक का मानना था कि एक राजा का काम सिर्फ कानून और व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि शासक एक पिता की तरह है जिसे अपनी प्रजा के नैतिक कल्याण का भी ध्यान रखना है। वो खुद को सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक मॉरल गाइड के रूप में पेश कर रहे थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो अपना ये विजन इतने बड़े साम्राज्य के कोने कोने तक पहुंचाते कैसे। और इस सवाल का जवाब है ये प्रभावशाली नंबर 33। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में चट्टानों और विशाल स्तंभों पर फैले कुल 33 शिलालेख। आज के ज़माने में हम इंटरनेट और सोशल मीडिया की बात करते हैं, लेकिन ज़रा इमेजिन कीजिए, बिना बिजली, बिना कागज़ और बिना प्रिंटिंग प्रेस के अशोक ने अपने विचारों को सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए पत्थरों का ही इस्तेमाल किया। ये दुनिया का सबसे पहला मास ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क था, लिटरली सॉलिड स्टोन ब्रॉडकास्टिंग। इन सारे मैसेजेस को हम मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांट सकते हैं, वृहद और लघु शिलालेख और फिर वृहद और लघु स्तंभ लेख। और दिलचस्प बात यह है कि इन्हें जहां तहां ऐसे ही नहीं रख दिया गया था। बिल्कुल, इनकी लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक थी। इन्हें बड़े व्यापारिक मार्गों, बॉर्डर्स और तीर्थ स्थानों पर लगाया गया था, जहां सबसे ज्यादा भीड़ हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हें देख सकें। मैसेज की रीच को मैक्सिमाइज करने की ये एक बेहद सोची समझी रणनीति थी। और मैसेज की रीच से याद आया, सिर्फ लोकेशन ही नहीं, लैंग्वेज की स्ट्रैटेजी भी एकदम टॉप क्लास थी। जहां मध्य और पूर्वी भारत में प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल हुआ, वहीं उत्तर पश्चिम में खरोष्ठी लिपि का। और अफगानिस्तान जैसे बॉर्डर इलाकों में तो उन्होंने ग्रीक और अरामाइक भाषाओं का इस्तेमाल किया। आज की मार्केटिंग की भाषा में इसे ऑडियंस टारगेटिंग कहते हैं। जैसी जनता वैसी भाषा। 2300 साल पहले प्रभावी जनसंचार का ये लेवल सच में दिमाग चकरा जाता है। अब ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ कुछ अच्छे अच्छे दार्शनिक विचार थे जो पत्थरों पर लिख दिए गए। नहीं, स्रोत ग्रंथ बताते हैं कि ये एकदम पक्की संस्थागत सरकारी नीतियां थीं। एकदम सही। अशोक ने इन नैतिक उसूलों को सीधा सरकारी मशीनरी के अंदर फिट कर दिया था। ये एक तरह के सरकारी गैजेट्स थे जो खुलेआम पब्लिक को बता रहे थे कि भाई अब हमारी सरकार किन नियमों पर काम करेगी। इसीलिए इतिहासकार और कम्युनिकेशंस के एक्सपर्ट्स इसे भारत का पहला पीआर कैंपेन मानते हैं। इन शिलालेखों को सीधे तौर पर शाही संचार या रॉयल कम्युनिकेशंस कहा गया है।
बिल्कुल, और ये मॉडर्न पीआर की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन से पूरी तरह मैच करता है। ये राजा की कोई एक तरफा फरमान नहीं थे, बल्कि जनता के मन में राजा और राज्य की एक पॉजिटिव इमेज बनाने का एक बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड अभियान था। और इस पूरे पीआर कैंपेन को जमीन पर उतारने के लिए अशोक ने एक नई पोस्ट ही बना दी, धम्म महामात्रा। इतिहास के हिसाब से ये वो अधिकारी थे जिन्हें समाज में नैतिकता बनाए रखने का काम सौंपा गया था। और पीआर एक्सपर्ट्स इन्हें बड़े मजे से अर्ली पीआर बाउंड्री स्पैनर्स कहते हैं, मतलब वो लोग जो राजा और प्रजा के बीच एक पुल का काम कर रहे थे। ये सिर्फ राजा का मैसेज जनता तक नहीं ले जा रहे थे, बल्कि जनता का मूड और उनकी बातें राजा तक भी पहुंचा रहे थे। फुल टू वे कम्युनिकेशन। और देखिए, पीआर में सिर्फ मीठी मीठी बातें करना काफी नहीं होता, काम भी करके दिखाना पड़ता है। दूसरे वृहद शिलालेख और 5वें स्तंभ लेख से हमें पता चलता है कि अशोक ने असल में इंसान और जानवरों के लिए अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाए और कुएं खुदवाए। इसे आज इंफॉर्मेशन सब्सिडी कहा जाता है, यानी आप पब्लिक के भले के लिए कुछ असल काम करते हैं जिससे लोगों के बीच गुडविल और ट्रस्ट बनता है। मतलब उनके शब्दों को उनके कर्मों का पूरा साथ मिल रहा था। अच्छा, एक और चीज जो आज की दुनिया में बहुत चलती है, ब्रांडिंग। अशोक ने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बड़ी जबरदस्त की थी। उन्होंने अपने हर शिलालेख पर लगातार देवानम पिय और पियदस्सी जैसे टाइटल्स का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है देवताओं का प्रिय। सोचिए, पूरे अंपायर में एक ही तरह की परोपकारी और पीसफुल इमेज प्रोजेक्ट की जा रही थी। ये कोई आज की कॉर्पोरेट या पॉलिटिकल ब्रांडिंग से कम थोड़ी है। और इस पूरे कैंपेन को जमीन पर उतारने का जो लॉजिस्टिक एफर्ट था ना, वो तो बस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था। हम औसतन 40 से 50 फुट ऊंचे और करीब 50 टन भारी बलुआ पत्थरों की बात कर रहे हैं। और वो भी एक ही पत्थर से तराशे गए। इन भारी भरकम स्ट्रक्चर्स को सैकड़ों मील दूर खींचकर ले जाना और वहां स्थापित करना, ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन अभियान नहीं था दोस्तों, ये तो इंजीनियरिंग और प्रशासन का भी एक बहुत बड़ा अजूबा था। लेकिन फिर समय का पहिया घूमा और इतिहास में एक ऐसा रहस्यमयी दौर आया जब ये सारा का सारा मैसेज पूरी तरह से गायब हो गया। 5वीं सदी तक आते आते ब्रह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने वाला कोई नहीं बचा। ये लिपियां धीरे धीरे गायब हो गईं और अशोक के ये महान पत्थर के खंभे सदियों के लिए एकदम खामोश हो गए। लोग इन्हें देखते तो थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इन पर क्या लिखा है और इन्हें किसने बनवाया है। एक पूरा का पूरा इतिहास जैसे किसी रहस्य में दब गया था। और फिर आई 19वीं सदी, जब इस रहस्य से पर्दा उठा। 1836 में क्रिश्चियन लासन और उसके तुरंत बाद 1837 में जेम्स प्रिंसेप जैसे कमाल के विद्वानों ने दिन रात एक करके इस प्राचीन ब्राह्मी लिपि का कोड क्रैक कर लिया। जरा सोचिए, करीब 2000 साल की खामोशी के बाद इन पत्थरों ने फिर से अपनी कहानी सुनानी शुरू की। और तब जाकर आधुनिक दुनिया को समझ आया कि अशोक का ये पीआर कैंपेन असल में कितना बड़ा और कितना महान था। आज के दौर में जहां एक ट्वीट या रील सेकंडों में पूरी दुनिया में फैल जाती है, रणनीतिक संचार और शासन का बेसिक तरीका आज भी वैसा ही है जैसा अशोक के समय में था, बस हमारे टूल्स बदल गए हैं। बिल्कुल। तो जाते जाते सोचने वाली बात यह है कि आज के हमारे लीडर्स अपने विजन और अपनी नैतिकता को जनता तक पहुंचाने के लिए किन माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं, और क्या उनका असर अशोक के उन विशाल पत्थरों जितना ही परमानेंट है। इस सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।